हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। आज हम लोग लेके आए हैं नई सीरीज़ जिसमें प्रत्येक चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो नीट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं या उनके आसपास का कोई सवाल, कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। 50 सवाल हैं इस चैप्टर में जो हमने पॉइंट आउट किए हैं, और उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को कवर किया जाए। तो सबसे पहले तो आप गिवन लिंक में दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड करें, उससे खुद सॉल्व करें, या अगर आप पहले से नोटिफाइड होगा, अगर आप चाहें तो प्रीमियर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें एक एक सवाल आपको मिलता रहेगा। आप लाइव चैट में जाके उसका आंसर कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि अपने कमेंट सेक्शन में आपने कितने सवाल सही किए ये ज़रूर बताइएगा। आइए सॉल्व करते हैं चैप्टर द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल आपका है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल इन बैक्टीरिया आर मॉडिफिकेशन ऑफ। दो नाम, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, ये दोनों नाम अपने पढ़े होंगे। तो स्लाइम लेयर और कैप्सूल जो होता है ये ग्लाइकोकैलिक्स का मॉडिफिकेशन है, मार्क कर लीजिएगा। ग्लाइकोकैलिक्स का मॉडिफिकेशन, जब भी हम बात बैक्टीरिया की करते हैं तो बैक्टीरिया में सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, देन उसके बाद सेल वॉल और देन सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये एक प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है ग्लाइकोकैलिक्स में। स्लाइम लेयर का अलग फंक्शन है, कैप्सूल का अलग फंक्शन है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इस ऑप्शन में जो चारों दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है, इन प्रोकैरियोट देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। कह रहे प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। ये तो सेंटेंस हमको ठीक लग रहा है अभी तक फिलहाल, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। सेल्स ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए न्यूक्लियस। कह रहे हैं सारे के सारे जो सेल्स हैं उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा न्यूक्लियस होता है। जी नहीं, हमेशा नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस हमेशा नहीं होता, प्रोकैरियोट में नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेल्स आर फॉर्म्ड डिनो फ्रॉम द एबायोटिक मटेरियल। जी नहीं, सेल्स हमेशा सेल से बनती है, एबायोटिक मटेरियल से नहीं बनती। ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर रेडोफर को कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, 1985 में दिया था। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव द वेल डिफाइंड सेल वॉल। देखिए, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ये अब बात एक है कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, यहाँ पे सेल सिंगल इनवेलप सिस्टम पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो फिलहाल आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ओनली इन प्रोकैरियोट सेल। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन नंबर 3 में जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में आपको दिखता है। तो डिक्टियोसोम, जी नहीं। राइबोसोम, नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों जगह मिलता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी नहीं, ये आपको यूकैरियोट में दिखता है। तो आंसर इज मीजोसोम। मीजोसोम के बारे में हम लोग आगे क्वेश्चंस में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मीजोसोम एक इनफोल्डिंग होती है प्रोकैरियोट्स में, और इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिलहाल आंसर आपका सी हो जाएगा। डिक्टियोसोम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर है, बट एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि बॉल बियरी रिंग और द साइड्स ऑफ। बॉल बियरी रिंग आप देखिए, आंसर करने की कोशिश करिएगा कि किस लिए होता है, किस चीज़ के लिए है ये। तो फिलहाल ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए होता है, मार्क कर लीजिएगा। क्रोमोसोम आप जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, ए सेल ऑर्गेनेल विच लैक्स मेम्ब्रेन। वो सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन को लैक करता है, यानी कि इसमें आपका आंसर जो है वो न्यूक्लियस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अब देखिए, हमारे पास अब तक जो आंसर है वो न्यूक्लियस भी हो सकता है, राइबोसोम भी हो सकता है, न्यूक्लियोइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीनोफोर का दूसरा नाम है। जो प्राइमरी प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो फिलहाल अब तक जो सवाल में हमको आंसर मिला है आरएनए और प्रोटीन, उससे हम राइबोसोम न्यूक्लियोइड दोनों कर सकते हैं। लेकिन आगे कह रहे हैं हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब आंसर आपके पास आ गया राइबोसोम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, राइबोसोम। बहुत अच्छा सवाल है, जरूर अलर्ट होकर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लैंक इज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। जब भी हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन जहाँ पे होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कहाँ होता है, जहाँ सेंट्रोमियर होता है। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में। तो फिलहाल 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, मार्क कर लीजिएगा। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जरूर एक बार देख लीजिएगा। क्रोमोसोम क्वेश्चन नंबर 7,
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो अब यहाँ से आपको दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहले अगर आप बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। अब हमारे पास बचा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। लिपिड, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, तो आंसर शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जो ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम के लिए फिक्स है, यानी फिट है, करेक्ट है। देखिएगा, सबसे पहले आप लाइसोसोम के ओरिजिन की जब बात करते हैं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनता है, उसके बाद उसकी जाके पैकेजिंग होती है गोल्गी बॉडी में, और देन ट्रांसफेज से एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनता है जो वैक्यूल का लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। फिलहाल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी बॉडी एंड देन लाइसोसोम। तो आंसर शुड बी ए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर याद रखें। इसको समझने के लिए हमें याद रखना होता है गर्ल सिस्टम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। याद रखिएगा, स्पेलिंग गलत मत करिएगा, आदत खराब ना हो जाए। तो GEREL, गर्ल सिस्टम। गर्ल सिस्टम से आपका ये सवाल सॉल्व होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब क्या, जो शामिल नहीं है किसमें, फ्रॉम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यानी कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल नहीं होते हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या, जो आपस में एसोसिएटेड है, गर्ल जैसे कि गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये तीनों एसोसिएटेड होते हैं आपस में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम आपस में फिलहाल कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन बाइलेयर। ओके, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में आप बात करें क्या सेंटेंस सही है। तो अब पहली बात तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जी नहीं। दे एक्ट एज चैनल प्रोटीन, यस बिल्कुल। जब भी हम बात करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की, तो बीच में जो पाया जाता है ये चैनल के तरीके से काम करता है। दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, जी नहीं। दे आर ओनली एक्सटर्नली लोकेटेड, जी नहीं। दो प्रकार की प्रोटीन, एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल। तो फिलहाल आंसर शुड बी बी, याद रखें, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, द टू मेम्ब्रेन एनवेलप इज फाउंड इन। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि दो मेम्ब्रेन के एनवेलप किस में पाए जाते हैं। आज हम लोग एनवेलप पे कई सवाल करेंगे, तो फिर सवाल पूछा जाता है बार बार, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो मेम्ब्रेन सिस्टम हमारे पास 3 आंसर हो जाएंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। तो भैया जहाँ पे भी ऑप्शन हो वहाँ कर दीजिएगा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। सब में दो मेम्ब्रेन होती है। गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। गोल्गी बॉडी अगेन सिंगल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल, आंसर नहीं होगा। न्यूक्लियोलस हो सकता है, राइबोसोम मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चूज़ द मैच्ड वन। आइए इसको चूज करिएगा, मैच वन को चूज करिएगा। तो सारी मैचिंग आपको देखनी पड़ेगी, कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो वाइब्रियो रॉड लाइक बैक्टीरिया, जी नहीं। वाइब्रियो कॉमा शेप होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। म्यूजोसोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। हमने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे, अब ये क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो म्यूजोसोम जो है सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल सही आंसर है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यस करेक्ट। वैक्यूल रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जी नहीं। ये लाइसोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो करेक्ट वन आपसे पूछा गया है, तो बी एंड सी इज करेक्ट। तो आंसर शुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द दीज ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन राइबोसोम। कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें राइबोसोम नहीं होता। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है साहब, इनके कवरिंग ऑन और ईयर होता है, तो इसलिए ये सही है। क्लोरोप्लास्ट इसमें भी होता है, गोल्गी बॉडी इसमें नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है। तो आपका पूछा गया है कि विच ऑफ द वर्क्सन ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन राइबोसोम, कौन नहीं रखता है। तो गोल्गी बॉडी के पास राइबोसोम नहीं होता, तो आंसर शुड बी बी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये फ्लैजिला से रिलेटेड सवाल है, अच्छा सवाल है। द यूजुअल एक्सोनोमल अरेंजमेंट
ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, तो इसमें आपको याद होगा 9 पेयर, आपको कुछ याद होगा ना, 9 पेयर डपलेट्स एंड सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये आंसर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आप कभी भूले मत। तो फिलहाल मैं ऑप्शन देखता हूँ, द यूजुअल एक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स 6 पेयर ऑफ डपलेट। जी नहीं, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 6 पेयर डपलेट नहीं पढ़ेंगे। 9 पेयर ऑफ डपलेट, इसका डायग्राम का भी सवाल आगे दिया हुआ है। तो 9 पेयर ऑफ डपलेट्स रेडियली अरेंज एट पेरिफेरल, यस, बाहर की तरफ पाए जाते हैं, एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आंसर आपका हो जाएगा। डायग्राम जरूर देखें एनसीईआरटी का, बहुत जो भी सेलेक्ट क्वेश्चन इसमें से छांटे गए हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, और ये जितने सवाल आपके सामने हैं ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसलिए एक भी सवाल को छोड़िएगा मत। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In prokaryote, a special membranous structure formed by the extension of plasma membrane into the cell is known as polysome। जी नहीं, इन्हें मीजोसोम कहते हैं। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जी नहीं, लिपिड। तो ये आपका आंसर गलत हो गया। रोबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। यस, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो ये भी आपका सही होगा, यानी सी करेक्ट, डी करेक्ट। पूछ कर है सी डी अलोन करेक्ट, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 16, फर्नांडीज मॉर्गन पार्टिकल, आप इसे F1 पार्टिकल कहते हैं या मॉर्गन्स पार्टिकल कहते हैं या ऑक्सीसोम कहते हैं, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बेहद आसान सवाल है, याद रखें। अनदर नेम इज़ F1 पार्टिकल। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम है, आपको ये डायग्राम थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए एनसीईआरटी के डायग्राम को भी देख लेना चाहिए, बट फिलहाल आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। अगर आपको डायग्राम में थोड़ी सी भी असुविधा होती है तो ज़रूर तुरंत एनसीईआरटी का डायग्राम पलट के देखें। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ओके, ये लेवलिंग दी हुई है। तो डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल इज गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनेल्स लेवल्ड एज ABCD। ओके, रिकग्नाइज करने की कोशिश करना है कि कौन सा डायग्राम है ये। तो फिलहाल 17 नंबर में ए जो आपका है ये क्या है, एक्चुअल में गोल्गी बॉडी है। अगर ये गोल्गी बॉडी है तो जब भी आप पढ़ते हैं तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। एक्चुअल में डायरेक्टर होता है ये ट्रैफिक का, कौन जाएगा किधर से जाएगा, ये गोल्गी बॉडी देखता है। ओके सर, देन क्वेश्चन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो आपका है ये बी क्या है, ये एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया आप कह सकते हैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, आप देख लीजिएगा डायग्राम। और ये आपका है क्लोरोप्लास्ट। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का बेहतर आइडिया है तो आपसे गलत नहीं होगा। सी इज व्हाट, इट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। और ई जो आपका है ये वैक्यूल है, और वैक्यूल में आपको पता होगा स्टोरेज की बात करते हैं हम, सेल से अगेंस्ट द ग्रेडियंट स्टोरेज की बात करते हैं। तो फिलहाल 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में हेट्रोफैगोसोम। देखिए होता क्या है कि ये वर्ड एनसीईआरटी ने तो लिखा नहीं है, पर फिर भी पॉइंट लाइसोसोम का दिया हुआ, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। लाइसोसोम के बारे में भी लोगों ने कुछ बात करी थी, कुछ आगे क्वेश्चन होंगे तो उस पर भी बात करेंगे। जब भी प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम से या यूँ कहें फूड वैक्यूल से जुड़ जाता है तो उसे हेट्रोफैगोसोम कहते हैं। ये बात आप याद रखें। तो फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, मार्क करें, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फूड कंटेनिंग फैगोसोम विद प्राइमरी लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आया भी है। और ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, क्योंकि वो फैक्ट है इसलिए मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं समझी है। जहाँ जरूरत होगी वहाँ आपको जरूर समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यस, बिल्कुल सही। इनकरेक्ट पूछना याद रखिएगा। Any structure less than a complete structure of a cell does not ensure independent living।
कोई भी स्ट्रक्चर जो एक सेल से कम का है वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी लाइफ जी सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। मैथियस स्लेडन ए जर्मन जूलॉजिस्ट, जी नहीं, ये बॉटनिस्ट थे स्लाइडन साहब, तो इसलिए ये आंसर गलत हो गया। स्लाइडन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, यस बिल्कुल सही, तो आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच द फॉलोइंग इज करेक्टली विद रिस्पेक्ट टू साइज। तो माइकोप्लाज्मा की साइज एनसीईआरटी में दी हुई है 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ, बैक्टीरिया 3 to 4, 3 to 5, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ऑल आर करेक्ट, याद रख लीजिएगा, इट्स ओन इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में आप देखिएगा ढेर सारे स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से चूज करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, यस सही है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, करेक्ट। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एगाफास्टिस, करेक्ट। ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूकैरियोट, जी नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी इज प्रोकैरियोट, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। प्रोकैरियोट सेल आर जनरली स्मॉलर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एंड मल्टीप्लाई स्लोली, यस, नो नो सॉरी, मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोट। तो आपका फोर्थ गलत एंड फिफ्थ गलत। पूछ रहे हैं हाउ मेनी, यानी कितने गलत हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, इसलिए आंसर इज ए। अब हम लोगों ने पीछे कहा था ना म्यूजोसोम के बारे में आगे दिया हुआ, यही वो सवाल है म्यूजोसोम के बारे में, जो सेल का एक्सटेंशन होता है अंदर की तरफ, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारे सवाल देखिए 3-4 बार हम लोगों ने बात करी म्यूजोसोम में। तो विच वन इज ट्रू फॉर म्यूजोसोम, ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। दीज आर एक्सटेंशंस इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेल, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, और ये ऐसे भी हो सकते हैं। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, यस बिल्कुल। डीएनए रेप्लिकेशन, करेक्ट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर न्यूक्लियाई। ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, लिखा है they help in respiration, secretion, increase surface area of plasma membrane and enzymatic content, all of these, ये एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं। म्यूजोसोम के बारे में जरूर याद रखिएगा, पेक्यूलर फीचर ऑफ बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट, और सारे फंक्शन, एक फंक्शन चूज करना हो तो सेल फॉर्मेशन, देन डीएनए रेप्लिकेशन, देन शॉन, कुछ भी आप करिए। क्वेश्चन नंबर 23, अभी इस क्वेश्चन पे भी हम लोगों ने पीछे बात किया था कि बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कुछ स्लाइम लेयर की बात करी थी एंड कैप्सूल की बात करी थी, तो यहाँ पे भी वही बात निकल के आ रही है। अभी हमने पीछे बनाया भी था कि बैक्टीरियल सेल एनवेलप्ड कॉन्स्टेंटली ऑफ द टाइटली बाउंड 3 लेयर, 3 लेयर होती है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें आंसर देखें तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, आंसर शुड बी सी। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें, कैप्सूल के बारे में और स्लाइम लेयर के बारे में पता होना चाहिए। इन प्रोकैरियोट द राइबोसोम आर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, 15 से 20 नैनोमीटर की साइज़ होती है, और 2 यूनिट होंगी इसमें, एक 50 और 30, और 60 और 40 भी होता है, लेकिन वो यूकैरियोट के लिए। इन दोनों यूनिट को जोड़ने का काम कौन करता है, Mg+2, याद रखिएगा। तो आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 25, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहला, द लिपिड आर अरेंज, मार्क करिएगा, लिपिड आर अरेंज विद द पोलर हेड टूवर्ड इनर साइड एंड नॉन पोलर टेल टूवर्ड आउटर साइड, गलत। लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, यस करेक्ट आंसर। फॉस्फोग्लिसराइड सबसे ज़्यादा होता है, अभी तक फिलहाल आंसर हमारे पास बी है। आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग अप्रॉक्सीमेटली 40% प्रोटीन बावर पर रिवर्स लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम, जी नहीं, ये अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, वेरी करता है। तो आंसर शुड बी बी। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, अगर आपको 24 नंबर सवाल करना है तो एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए, याद रखिएगा। इट इज़ पहला पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब, नॉट इनकरेक्ट मतलब, नॉट करेक्ट मतलब होगा आपको कि आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो विच वन इज करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ इट।
मार्क कर लीजिएगा, कह रहे हैं इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ इट। ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल को सेलेक्टिवली जाने देता है वो किसी भी तरफ हो। अच्छा लगा ये पॉइंट, बट और दोनों देख लेते हैं। इट अलाउ न्यूट्रल सॉल्यूट टू पास थ्रू ओनली वायरी कैरियर। जी नहीं, एनसीईआरटी ने लिखा है कि डिफ्यूजन से भी जा सकता है, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। Na एंड पोटेशियम पंप प्रोटॉन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो एनसीईआरटी ने नहीं बताया। सोडियम पोटेशियम पंप हम लोग पढ़ते हैं एटीपी खर्च होकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बट फिलहाल यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एटीपी के अलावा कहीं और से ऊर्जा खर्च होती है, तो हम उसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं होता, तो आंसर शुड बी ए। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ट्रस्ट ऑन मी एंड गिव द आंसर शुड बी ए। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट के लिए, हायर प्लांट के सेल वॉल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे तभी ऑप्शन लगेगा भैया। तो पहला ऑप्शन, इट मे पजेस प्रोटीन। बच्चा तो इसको काट देगा तुरंत। प्रोटीन कहाँ होती है सेल वॉल में? प्राइमरी वॉल इज फॉर्म्ड इनर टू सेकेंडरी वॉल। जी नहीं, आउटर। गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन अबंडेंस। जी नहीं, दिस इज सेंटेंस फॉर एल्गी। ये एल्गी के लिए सही है। इट इज़ रेयरली ट्रेवर्स बाई प्लाज्मोडेस्माटा। जी नहीं, फ्रीक्वेंटली ट्रेवर्स बाई प्लाज्मोडेस्माटा। आप सोचेंगे सारे ऑप्शन तो पढ़ के आंसर क्या होगा? ओके, चेक द एनसीईआरटी। आंसर शुड बी ए। इसमें प्रोटीन भी होता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड समटाइम्स प्रोटीन। तो भैया ऑप्शन अच्छा वाला था, सवाल भी अच्छा वाला है, आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। तो ER डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एनसीईआरटी की लाइन है, सही सेंटेंस है। जो बॉक्स इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो जाएगा, इनसाइड होगा, उसे ल्यूमिनल कहेंगे। जो मेम्ब्रेन के बाहर होगा वो साइटोप्लाज्म का होगा, तो उसे बाहर का कहेंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म का पार्ट होगा। RER इज एक्सटेंसिव कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। RER जो है ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। फिक्स नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्गी बॉडी। जी नहीं, वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट इन द गोल्गी बॉडी। सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ गोल्गी आर इंटरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ऐसा ही कुछ लिखा मिलेगा, इंटरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड इन एनिमल सेल। ऐसी बात नहीं है, प्लांट सेल में भी होता है। तो रॉन्ग। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स रेयरली रिमेन्स इन एसोसिएशन विद ER। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो आपका हो जाएगा, तो 28 नंबर में हम लोग आंसर करेंगे ए। 2 सेंटेंस हमारे हैं जो इनकरेक्ट है। 29, which of the following is correct for Golgi apparatus? क्या सही है Golgi apparatus के बारे में? तो which of the following is correct for Golgi apparatus? तो भैया आंसर पढ़ लीजिए, सवाल पढ़ते पहले। Passage enzyme which is functional at a pH of 4 to 5. ओके, 4 to 5 पे जो pH पे जो काम करे। दूसरा, number of proteins synthesized by ribosome on the ER fused with the transphase of Golgi body and move toward forming phase। ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। Cis phase of Golgi remains in close association with ER। बिल्कुल सही, याद रखिएगा cis phase है जो close association में होता है, रेयरली नहीं, याद रखिएगा, जनरली। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर शुड बी सी। ओके, फिर आगे कह रहे हैं कि इट ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोटिक एंजाइम। इसमें एंजाइम की बात नहीं करते हम लोग, लाइसोसोम में बात करते हैं। चलिए, लाइसोसोम का नाम लिया तो हाजिर हो गया। तो सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू लाइसोसोम। लाइसोसोम के लिए ऑड वन को ढूंढिए, क्या गलत है? तो भैया ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी बॉडी। बहुत बार पढ़ चुके हैं, सही है ये। ऑड वन मतलब जो चारों ऑप्शन में अलग हो। कंटेन हाइड्रोलाइज लाइपेज प्रोटीजेज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सारे एंजाइम पाए जाते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज। जी नहीं, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और आर सुसाइड बैक, तो आंसर शुड बी सी। अच्छा सवाल था, झटके में गलत हो सकता है, तो प्लीज़ झटके में सवाल गलत ना करिएगा,
आसान सवाल अगर गलत हो जाएगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए आसान सवाल को बचाए रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मैचिंग आसान सवाल होता है हमारे लिए, जब भी मैचिंग मिलता है तो आप खुश हो जाते हैं। अब तो हमारा सवाल ये बच जाएगा, गलत नहीं हो सकता, तो यस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैच करते हैं जल्दी से। शेफ वैक्यूल, पहले वो पढ़िए जो आपको देखा हो। तो फूड वैक्यूल यानी कहीं ना कहीं भोजन को डाइजेस्ट करने की बात हो रही है। C4, अब सी का 4 यानी पहला गलत और तीसरा गलत। ओके, कंट्री वैक्यूल कहीं ना कहीं शिक्षण से रिलेटेड करता है, तो बी का थर्ड, अब बी का थर्ड उसमें एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो आंसर शुड बी बी। अच्छे से कर लिया हम लोगों ने। अब बाकी आप सॉल्व करते रहिएगा कि गैस वैक्यूल वैंसी के लिए होता है और शेफ वैक्यूल है वो इसमें एंथोसायनिन होता है, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, तो ये आपके लिए आसान है। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन नॉट ट्रू फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन और नॉट इजली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, जब तक हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं करते देख नहीं सकते। किससे करते हैं? जेनस ग्रीनबी, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉन्स्टेंट। अच्छा नहीं लगा ये हमें, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कांस्टेंट नहीं होती, ये फिजियोलॉजी के आधार पे वैरी करती है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इनका शेप पढ़ लीजिएगा, सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर एंड लेंथ 1 to 4.1। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33, विच द फॉलोइंग पजेस डीएनए, कौन सा इसमें से डीएनए पजेस करता है? आपको पता होगा कि डीएनए किसके पास होता है इसमें से, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया के पास। यस, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल स्टैंडर्ड क्लोज्ड कोवैलेंट सर्कुलर डीएनए होता है, DSCC डीएनए। ओके, क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है DSCC डीएनए, गोल्गी बॉडी के पास नहीं होता। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा डीएनए होता है? आप चाहें तो नोट कर लें, DSCC डीएनए, डबल स्टैंडर्ड क्लोज्ड कोवैलेंट सर्कुलर डीएनए, तो आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, स्टडी द नेम्स ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल या स्ट्रक्चर एंड फाइंड आउट हाउ मेनी अबव आर सिंगल मेम्ब्रेन। भैया ढूंढिएगा सिंगल मेम्ब्रेन कौन सा है, तो लाइसोसोम, यस सिंगल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया, जिनी डबल मेम्ब्रेन। गोल्गी बॉडी, यस सिंगल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस सिंगल। राइबोसोम मेम्ब्रेन नहीं होती। क्रोमोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। थैलाकॉइड में होती है, फ्लैजिला में होती है, पैराक्सिसोम में होती है। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें सब में सिंगल मेम्ब्रेन है, तो आंसर शुड बी ए। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत कन्फ्यूजन होता है। विच द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर, तो राइबोसोम, सेंट्रियोल दोनों मेम्ब्रेन नहीं होती, यस ठीक है। न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम नहीं होती। क्रोमोसोम, माइक्रोट्यूबुल, ऑल ऑफ दिस, इसमें किसी में भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द रॉन्ग मैच। रॉन्ग मैच को सेलेक्ट करिएगा। अगर आप इसमें रॉन्ग मैच सेलेक्ट करने जाएंगे तो एल्यूरोप्लास्ट जो आपका है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरेज के लिए होता है, एलाइयोप्लास्ट ऑयल स्टोरेज के लिए होता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च के लिए होता है, इटियोप्लास्ट क्लोरोफिल स्टोरेज के लिए नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैचिंग में बार बार पूछा जाता है, ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 37, कह रहे हैं कुछ क्रोमोसोम बना हुआ है, इस क्रोमोसोम में कितने आर्म्स हैं? आर्म की संख्या आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4, तो 4 आर्म है। कितने क्रोमैटिड हैं? क्रोमैटिड की संख्या 2। कितने सेंट्रोमियर हैं? सेंट्रोमियर की संख्या 2, सॉरी 1 कितने काइनेटोकोर हैं? तो 2, एक इधर एक इधर, 2 जन। कितने टीलोमेयर्स हैं? टीलोमेयर की संख्या, जितने आर्म्स उतने टीलोमेयर्स, यहाँ पे जो अटैच नहीं होने थे दूसरे को। तो भैया नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्रोमैटिड 2, ठीक है। नंबर ऑफ आर्म्स 4, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1, नंबर ऑफ काइनेटोकोर 2, और ऑप्शन देख लेते हैं, एंड नंबर ऑफ टीलोमेयर तो 4। 2 ऑप्शन है, आंसर शुड बी सी। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, जरूर एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, मार्क कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड तेज़ रखना पड़ता है क्योंकि सवाल ज़्यादा है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा सारे सवाल के आंसर। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर होगी तो मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर क्वाइट रिलेटेड। तो तीन की तीनों आपस में जुड़े होते हैं, आपस में रिलेट करते हैं। कैसे होते हैं? तो दीज ऑल स्टोर लिपिड स्टोर्स, जी नहीं, अभी हमने पीछे नाम बताया, ऐसी बात नहीं है। दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रीन पार्ट, नो, ऐसा नहीं है। दीज आर परफॉर्म ऑलमोस्ट सेम फंक्शन, अरे ना।
दीज आर इंटर कन्वर्टेबल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गन। यस, बिल्कुल सही, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मिर्च का हरा रंग लाल क्यों जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए होता है, यानी एक प्रकार का, मतलब सेम टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लोमेडोमोनास इज इन मेसोफिल सेल रेंज बिटवीन, यानी क्लोमेडोमोनास में कितना और मेसोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? तो 1 होता है क्लोमेडोमोनास में और 20 to 40 होता है मेसोफिल सेल्स में। याद रखिएगा, जरूर इसको मार्क करें, सवाल अच्छा है, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के बारे में क्या सही है? तो भैया सवाल पूछा जाता है यहाँ से कि दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय माइक्रोफिलामेंट, यस, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये सेंटेंस आपका ठीक लग रहा है कि ये तीनों होते हैं। दे हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये एग्जाम की। दे हेल्प इन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि क्या होती हैं, ये एक साथ सब बता पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। दे हेल्प इन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया एंड स्पिंडल फाइबर, यस, तो आंसर शुड बी डी। सारे हेल्प करते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सब आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 41, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीलिया एंड फ्लैजेला ओर्स लाइक वर्क लाइक ओर, पतवार के जैसे काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं पतवार के जैसे ये लोग। ओके, ये बात ठीक है कि सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं वो ओर के जैसे काम करते हैं। सीलिया आर रिलेटिवली लॉन्गर देन फ्लैजेला, जी नहीं, सीलिया जो है ये छोटा होता है, ये फ्लैजेला से बड़ा नहीं होता, तो आपका ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट फ्लैजेला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, जी नहीं, यूकैरियोट का फ्लैजेला प्रोकैरियोट के फ्लैजेला से अलग होता है, सिमिलर नहीं होता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सीलिया एंड फ्लैजेला कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सही लग रहा है। द कोर ऑफ सीलिया फ्लैजेला इज कॉल्ड एक्सोनिम, इसकी कवरिंग को कहते हैं। which has 9 pair of doublet of relatively arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule। कई बार हम लोगों ने बात किया है, ये सेंटेंस सही है, 9 पेयर पेरीफेरी पे और 2 सिंगलेट यानी सिंगल होते हैं, वो अंदर की तरफ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो 2 स्टेटमेंट गलत हैं, 5 दिया हुआ है, तो 3 सही हो जाएगा, आंसर शुड बी ए। क्वेश्चन 42, अगर आप 42 में देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि विच वन इज़ करेक्ट फॉर सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के लिए क्या सही है? इट इज़ यूजली कंटेन्स 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, बिल्कुल सही, इनके पास जो है ये 2 सेंट्रियोल होती हैं और वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं, आपने पढ़ा होगा, और एमॉर्फस मटेरियल जो होता है उससे कवर्ड होते हैं। तो सेंटेंस पहला सही है। सेंट्रियोल ऑफ द पजेस द कार्टफिल लाइक स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है, ऐसा लगता है कि कार्टविल बैलगाड़ी जैसा का कुछ घेरा जैसे जो होता है उनके चक्के का। द पेरीफेरल फाइब्रिल ऑफ सेंट्रियोल स्टिपलेट, याद कर लीजिएगा, और मेरी गुजारिश करूँगा एक बार सेंट्रोसोम जरूर देख लीजिएगा, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहाँ से। तो आंसर शुड बी 42 का आंसर डी हो जाएगा। अच्छा पॉइंट है, सवाल बनता है और लोग गलत भी करते हैं। समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ओके, अब मैं डायग्राम बना के दिखा दूँ, कुछ इस तरीके की बात करते हैं। अच्छा, ऐसे बनता है हमारे पास कॉन्स्ट्रक्शन, एक ये हो जाता है, एक ये स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ पे और एक बार कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ये बन के आता है, तो ये आपका होगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। इसके बाद के स्ट्रक्चर को कहते हैं सेटेलाइट क्रोमोसोम, और ये आपका पूरा क्रोमोसोम है। तो कह रहे हैं कि द गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो ये हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ये हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम में। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? सेटेलाइट, वर्ड इंपॉर्टेंट है, सैट क्रोमोसोम में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, इंपॉर्टेंट सवाल अगेन, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपके कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। बस आपको एक बार एनसीईआरटी में इन सवाल को देखना पड़ेगा, इन लाइनों को एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहाँ लिखा हुआ है। कह रहे क्वेश्चन नंबर 44, गैस बेक्यूल सिंगल एनवेलप सिस्टम, साइटोस्केलेटन, नॉन सेलुलोजिक बॉल, माइक्रोफिलामेंट, साइटोप्लाज्मिक स्टेमिंग, लैक एनी सेल ऑर्गेनल, हाउ मेनी अबव फीचर आर एसोसिएटेड विद द प्रोकैरियोटिक सेल? कितनी ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से एसोसिएटेड हैं? तो गैस वैक्यूल है, यस बिल्कुल सही, एसोसिएटेड है, गैस वैक्यूल एसोसिएटेड है। सिंगल एनवेलप सिस्टम, यस, सिंगल एनवेलप सिस्टम प्रोकैरियोट से एसोसिएटेड होता है क्योंकि इसमें कोई और सिस्टम नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, इसलिए इसको बोलते हैं। नॉन सेलुलोजिक सेल वाल, यस बिल्कुल, पेप्टाइडोग्लाइकेंस वगैरह की बात कर सकते हैं प्रोकैरियोट में। माइक्रोफिलामेंट नहीं, साइटोप्लाज्मिक स्टेम नहीं, लैक एनी सेल ऑर्गेनल, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता।
तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 में, 44 में बी, 1 2 3 एंड लास्ट 4, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क्ड एज ABCD। अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर इसमें क्लियर नहीं होता तो मैं बार बार बोल रहा हूँ NCERT का डायग्राम जरूर देखें। तो भैया आसान सा सवाल, आसान सा एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि कौन सा इसमें सही है, किसका जो नॉमेनक्लेचर है या यूँ कहें जो दिया हुआ है, ये किस में सही है। तो डी वाले ऑप्शन में आप देखिएगा, एक बार और क्लियर कर दूँ, जो आपका ए वाला पॉइंट है, ए आप देखिएगा NCERT में, ये ए जो है ये शुगर है, जो बी वाला है हमारा ये प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, जो डी है ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, और ये जो आपका है ये सी वाला, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। तो भैया चेक कर लीजिएगा, शुगर ए, बी प्रोटीन, सी लिपिड, नो इंटीग्रल, ओके। तो लिपिड, आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46, अगेन डायग्राम। अब देखिए इसको आपको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको डायग्राम याद होना चाहिए, इसकी लेवलिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हमको कन्फ्यूजन होता है इसलिए गलत हो जाता है। तो देखिए जो हमारा ए वाला डायग्राम है, दिस इज व्हाट, इट इज आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, और जो बी वाला है ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो सी वाला है ये ग्रेना है, और जो डी है ये स्ट्रोमा लैमिली है, और ई है हमारा ये स्ट्रोमा है। अब आप करिए सवाल, कह रहे हैं ए इज इम्परमेबल एंड लैक्स पोरिन्स, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होती है इसलिए ज़्यादा परमेबल होता है। इट इज सेलेक्टिवली परमेबल हैविंग कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्टैक्ड थैलाक्वाइड एंड ओवर द विच साइट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, इसका मतलब ये ग्रेना की बात कर रहे हैं, हमारा सेंटेंस दोनों सही हो गया, पहला गलत है बस। डी प्रेजेंट बिटवीन टू ग्रेना एंड कंटेन्स एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन, जी नहीं, डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम यहाँ कैसे हो सकता है, तो स्ट्रोमा लैमिली है, इसमें स्ट्रोमा में होता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो बी सी सही अब तक। इट कंटेन्स एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, यस बिल्कुल सही। इट मतलब कौन, स्ट्रोमा के पास एंजाइम होता है, आपको आइडिया होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। तो हमारे पास पहला सेंटेंस हमारा ओके, इसमें फॉल्स और पूछ रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कैसे करना है। तब तक हम लोगों ने जो मार्क किया हुआ है उसको दोबारा करेंगे, जिससे कि इसमें ट्रू और फॉल्स हम लोग ढूंढ सकें। तो सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है, टाइम ले रहा है, बट कोई बात नहीं, करेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा है फॉल्स, ए फॉल्स। अब ए फॉल्स किसमें दिया हुआ है, ओके दो जगह मिल रहा है, ए फॉल्स, तो सी और डी नहीं हो सकता। बी हमारा ट्रू है, ओके बी ट्रू है, सी ट्रू है, डी फॉल्स है, आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 47 में अभी यही सवाल मैंने आपको समझाया था, ओके बहुत अच्छा हुआ कि ये सवाल हमने लिया हुआ है, सेम क्वेश्चन हमने समझाया है और दोबारा इसको करने चल रहे हैं। कह रहे हैं कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। और हमने अभी आपको दिखाया कि जो ए वाला स्ट्रक्चर है, इट्स व्हाट, इट इज सैटेलाइट, यस ओके, ए इज सैटेलाइट एंड बी इज सेंट्रोमियर, सी इज शॉर्ट आर्म एंड डी इज लॉन्ग आर्म। ऐसा ऑप्शन देखे कहाँ मिल रहा है, ए सैटेलाइट बी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, जी नहीं गलत हो जाएगा। ए सैटेलाइट, बी सेंट्रोमियर, सी शॉर्ट आर्म एंड डी लॉन्ग आर्म, यस आंसर शुड बी डी। अच्छा सवाल है, जरूर करें, सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, द फिगर बिलो द सोल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैं फिर से कहूँगा आपको इस सवाल को करने के लिए आपको इस NCERT का डायग्राम चाहिए, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कि डायग्राम समझ में ना आए, क्लियरिटी उतनी नहीं होती। जब अगर इसी का प्रिंट निकलेगा तो बहुत अच्छी क्लियरिटी आती है, बट फिर भी आंसर करते हैं हम लोग। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड, उसके फंक्शन से जो मैच कर रहा हो उसको ढूंढने की ज़रूरत है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप जब NCERT देखेंगे तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ये जो ये दूसरा वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो बी लिखा हुआ है ये हमारा है इनर मेम्ब्रेन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और जो ए वाला है, ए वाला ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। और जो सी है ये क्रिस्टी की बात कर रहे हैं,
क्रिस्टी की बात करें या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की बात कर सकते हैं अगर अंदर दिख रहा होगा। तो फिलहाल बी से हमारा काम चल जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, आप डायग्राम एक बार जरूर देख लीजिएगा। आया हुआ सवाल है, नीट का आया हुआ सवाल है। तो इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन तो बनाता है, आपको पता होगा। आंसर शुड बी डी। डायग्राम देखें और उसके बाद इसको सॉल्व करें। आसान सवाल है, बट डायग्राम को लेके कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, प्लीज़ ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द कंपार्टमेंट लेवल ABCD इन द डायग्राम, और उसमें से चूज करना है कि क्या है। तो अरे ढेर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 1, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। तो अब मैं डायरेक्ट बात करूँ, अगर 6, 7, 8 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। सी क्या है, अब डायग्राम देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि सी इज़ व्हाट। सी इज़ एक्चुअल में ये न्यूक्लियस है। सी क्या है, न्यूक्लियस है, जो यानी 8वां पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 8 पॉइंट हो जाएगा। ओके, ए इज़ व्हाट। ए हमारा क्या है, ए हमारा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, यानी पॉइंट कौन सा होगा, 5। ओके, अब हमारा बचता है डी। डी क्या है, डी इज द साइटोप्लाज्म। देखिए बाहर का हो जाएगा, तो पॉइंट नंबर 3। और अगला हमारा है बी। बी इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ में हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। ए, सी के लिए क्या करा 8, ए के लिए क्या करें, ए के लिए 5, बी के लिए 4। तो आंसर शुड बी 49 का आंसर ए हो जाएगा। जरूर सवाल को मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमने आपसे कहा, ओ वो सवाल आ गया जिसको हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, आज 3-4 बार पढ़ा है। इट रिप्रेजेंट्स द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। यस, बिल्कुल सही। इट रिप्रेजेंट द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। नो, प्रोकैरियोटिक नहीं, ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9+2 दिख रहा है हमें। इट पजेस 9+0, जी ये भी गलत हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स बोथ, नो। इट रिप्रेजेंट हेयर लाइक आउटग्रोथ और सेल मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोटिक सीलेट्स एंड फ्लैजेला। यस, कई बार हम लोगों ने बात की, इसलिए जल्दी बात कर दिया। सवाल को जरूर अच्छे से देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवाल सही किए, और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए अगला हम चैप्टर कौन सा आपको 50 सवाल का बताएं, जिससे कि आपके चैप्टर क्लियर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।